घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। ये बात है 7 अगस्त की। जगह थी ईरान की राजधानी तेहरान। रात का वक्त था। एक सफेद रंग की रेनो L90 कार सड़क पर जा रही थी। इसमें 2 लोग बैठे थे, एक अधेड़ उम्र आदमी और एक 27 बरस की महिला। अचानक एक बाइक इस कार के बराबर में पहुंची। बाइक पर 2 लोग सवार थे। इन्होंने अपने पास से पिस्टल निकाली और दनादन 5 गोलियां दाग दी। 4 गोलियां कार के भीतर बैठे लोगों को लगी और एक बुलेट पास चल रही एक कार से टकराई। हत्या करने के बाद बिल्कुल फुर्ती से वो 2 बाइक सवार भी गायब हो गए। कौन थे वो 2 हमलावर? किसको मारा था उन्होंने? इन सवालों का जवाब जुड़ा है इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद से। उसके एजेंट्स ने ये 2 हत्याएं करके 18 साल पुराने एक हमले का बदला लिया था। ये पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं बेसिक से। कौन थे वो दोनों जिनकी हत्या हुई? इस सवाल का जवाब मिला ईरान की कुछ मीडिया रिपोर्ट से। इनके मुताबिक उस मारे गए आदमी का नाम था हबीब दाऊद। बताया गया कि वो लेबनान का रहने वाला था, पेशे से प्रोफेसर था और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के साथ जुड़ा हुआ था। कार में हबीब के साथ जिस महिला का शव मिला था उसे उसकी ही बेटी मरियम बताया गया, मगर हबीब और मरियम की स्टोरी में एक दिक्कत थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक हबीब दाऊद नाम का कोई हिस्ट्री प्रोफेसर था ही नहीं लेबनान में। एक और चीज़ थी, अगर हिजबुल्लाह का कोई सदस्य यूं विदेश में मार दिया जाए तो कम से कम हिजबुल्लाह तो इसकी रिपोर्ट करेगा, कुछ तो कहेगा। यहाँ भी टोटल सन्नाटा। कुल मिलाकर यह हत्या एक पहेली बनी रही। इस रहस्य से पर्दा उठा 13 नवंबर को। इस रोज न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई। इसके मुताबिक 7 अगस्त को तेहरान में मारे गए उस आदमी का नाम था अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला, प्रचलित नाम अबू मोहम्मद अल मसरी। पैदाइश का मुल्क इजिप्ट, उम्र 57 साल। अपनी टीनेज में यह आदमी मिस्र की फुटबॉल टीम का खिलाड़ी रहा था, मगर फिर जिंदगी ऐसी टर्न हुई कि वो खेल का मैदान छोड़कर कथित धर्म युद्ध लड़ने पहुंच गया। वो साल था 1979। इस बरस सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। सोवियत से लड़ने के लिए एक जिहादी फौज तैयार हुई। इसमें कई इस्लामिक देशों के युवाओं की भर्ती हुई। इनमें से एक अल मसरी भी था, जो बस 16 साल की उम्र में जिहादी बन गया। 10 साल तक चली ये जंग। फिर 1989 में सोवियत अफगानिस्तान से निकल गया। पीछे रह गए सैकड़ों जिहादी। कई तो अपने देश लौट गए और कई वहीं रह गए, अफगानिस्तान में हो रही बंदरबाट में हिस्सेदारी पाने के लिए। अल मसरी तीसरी कैटेगरी के जिहादियों में था। उसने अपने वतन लौटने की कोशिश की, मगर इजिप्ट ने उसे लौटने की परमिशन नहीं दी। अल मसरी अफगानिस्तान में ही रह गया। यहाँ उसने ओसामा बिन लादेन को ज्वाइन किया। अलकायदा की नींव रखने वाले शुरुआती 170 लोगों में अल मसरी का नाम 7वें नंबर पर था। यही अल मसरी अब अलकायदा का नंबर 2 सरगना था। अल जवाहिरी के बाद इस संगठन का दूसरा सबसे पावरफुल इंसान। ये तो थी अल मसरी की पहचान, मगर कार में उसके साथ एक महिला की लाश भी मिली थी। वो कौन थी? वो थी अल मसरी की बेटी मरियम, जिसकी शादी हुई थी ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा के साथ। अब सवाल है कि अल मसरी को मारा क्यों गया? इसका जवाब है पुराना बही खाता। अल मसरी के साथ 2 देशों का पुराना हिसाब बाकी था। ये 2 देश हैं अमेरिका और इजराइल। अमेरिका वाली हिस्ट्री 22 साल पुरानी है। ये बात है 7 अगस्त 1998 की। इस रोज केन्या और तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावासों में जबरदस्त विस्फोट हुआ। करीब 10 मिनट आगे पीछे हुए इन धमाकों में 224 सिविलियंस मारे गए और 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन हमलों का मास्टरमाइंड था अल मसरी। हमले के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। उन्होंने अपने संदेश में तब कहा था कि हमले में शामिल लोगों को सजा दी जाएगी, फिर चाहे इसमें कितना भी वक्त क्यों ना लगे। बिल क्लिंटन का ये जस्टिस वाला वायदा अमेरिका ने 22 साल बाद पूरा किया, अल मसरी को मारकर, वो भी ठीक उस हमले की बरसी यानी 7 अगस्त को। अब आपको अमेरिका वाला एंगल तो समझ आ गया होगा, मगर आपको याद है एपिसोड की शुरुआत में हमने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम लिया था। अल मसरी की हत्या में उसका क्या रोल था? खबरों के मुताबिक यह हत्या अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन था। अल मसरी की लोकेशन खोजी थी अमेरिका ने और टारगेट को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी निभाई
मोसाद ने। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की ओर से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया मोसाद की एक खास एलीट विंग ने। इस विंग का नाम है किदोन। हिब्रू भाषा में किदोन का मतलब होता है भाले की नोक। किदोन को इस दुनिया की सबसे रहस्यमय, सबसे कारगर और खतरनाक स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट माना जाता है। इसके एजेंट्स को समझिए मोसाद का सबसे क्रीमी लेयर। खुद मोसाद के डायरेक्टर इसके एजेंट्स को चुनते हैं। ये इतनी सीक्रेटिव टीम है कि मोसाद के बाकी एजेंट्स को भी इसकी पहचान नहीं मालूम होती। क्या काम करती है किदोन? इन्हें इजराइल के सबसे हाई प्रोफाइल दुश्मनों के खात्मे का जिम्मा दिया जाता है। किदोन के एजेंट्स किसी भी टॉप लोकेशन में सेंधमारी के अपने यूनिक तरीकों के लिए मशहूर हैं। इनकी खासियत है बिना कोई निशान छोड़े काम को अंजाम देना। ये टारगेट को ठिकाने लगाने के बाद जैसे हवा में गायब हो जाते हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या हो या सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर पर बम गिराने की घटना या फिर बीते कुछ महीनों के दौरान ईरान में हुई मिस्टीरियस आगजनी की घटनाएं, माना जाता है कि इन सब के पीछे किदोन का ही हाथ है। हमने आपको बताया था कि बाइक पर आए 2 हमलावरों ने अल मसरी की हत्या की। यह बाइक वाला तरीका किदोन का सिग्नेचर स्टंट माना जाता है। अगर आपको किदोन के बारे में विस्तार से जानना हो तो एक किताब है डू इट इन बेरूत। इसे लिखा है मिश्का बेन डेविड ने। वो मोसाद के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुकी हैं। यही डिपार्टमेंट किदोन का कामकाज देखता है। अब आप सोचेंगे अल मसरी की हत्या में इजराइल ने अमेरिका का साथ क्यों दिया? क्यों उसके एजेंट्स ने तेहरान में घुसकर इतने डेयरिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया? इसकी भी वजह है पुराना बदला। ये बात 18 साल पुरानी है। केन्या में मोम्बासा नाम का एक शहर है। यहाँ पैराडाइज नाम का एक होटल था। इसके मालिक इजरायली नागरिक थे। 28 नवंबर 2002 को इस होटल में एक बम फटा। इस घटना में 13 लोग मारे गए। इनमें 3 इजरायली भी शामिल थे। यह हमला यहूदी त्योहार हानुका के एक रोज पहले हुआ था। जिस समय यह ब्लास्ट हुआ उसी समय 60 इजरायली पर्यटक उस होटल में पहुंचे थे। माना गया कि उन्हीं को टारगेट करके यह ब्लास्ट किया गया था। 28 नवंबर 2002 को मोम्बासा में एक और हमला हुआ इजरायलियों पर। जिस वक्त पैराडाइज होटल में धमाका हुआ ठीक उसी समय मोम्बासा एयरपोर्ट से उड़ान भर चुके एक इजरायली यात्री विमान पर 2 मिसाइलें भी दागी गईं। इस विमान में 271 लोग सवार थे। अच्छा ये हुआ कि उन मिसाइलों का निशाना चूक गया। इन दोनों हमलों का मास्टरमाइंड भी अल मसरी ही था। यही वजह है कि अल मसरी को मारने में इजराइल ने अमेरिका की मदद की। इजराइल के न्यूज़ ग्रुप चैनल 12 के मुताबिक अल मसरी फिर से इजरायली नागरिकों पर हमले की योजना बना रहा था। यह भी एक बड़ी वजह है कि इजराइल ने इस मिशन में अमेरिका का साथ दिया। हालांकि इजराइल और अमेरिका दोनों ने ही अल मसरी की हत्या पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। FBI की वेबसाइट अब भी अल मसरी का नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में दिखा रही है। हत्या के पीछे की हिस्ट्री ये सब बताने के बाद भी एक अहम सवाल बचा रह जाता है। सवाल ये कि अलकायदा का इतना टॉप आदमी तेहरान में क्या कर रहा था? ईरान ठहरा शिया मुल्क और अलकायदा है कट्टर सुन्नी। इन दोनों की तो आपस में लड़ाई चलती है। फिर अल मसरी और मरियम यूं खुलेआम तेहरान में गाड़ी कैसे ड्राइव कर रहे थे? इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ी हिस्ट्री खंगालनी पड़ेगी। जानकारों के मुताबिक ईरान और अलकायदा के बीच बहुत पुराना लिंक है। ये लिंक जुड़ा है सूडान से। नवंबर 1991 में सऊदी नागरिकता रद्द किए जाने के बाद लादेन पाकिस्तान के रास्ते सूडान पहुंचा। यहां उसे सपोर्ट किया सूडान के इस्लामी पॉलिटिशियन हसन अल तुराबी ने। क्यों? क्योंकि लादेन की ही तरह तुराबी का भी सपना था दुनिया में खलीफत का राज कायम करना। कहते हैं इसी तुराबी की मदद से ईरान और अलकायदा में संपर्क स्थापित हुआ। इस संपर्क की मंशा थी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले करने में मदद करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर में अलकायदा के लोग ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग लेने ईरान भी गए थे। ईरान के स्ट्राइक वाले ट्रक धमाकों की ट्रेनिंग लेने में उनकी खास दिलचस्पी थी। लादेन को 1996 में सूडान से भगा दिया गया। यहां से वो पहुंचा अफगानिस्तान। 9/11 कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक लादेन के अफगानिस्तान लौटने के बाद भी अलकायदा के सीनियर लीडरान और ईरानी सिक्योरिटी अधिकारियों के बीच संपर्क बना रहा। यह भी कहा जाता है कि 1998 में अलकायदा ने जब अमेरिकी दूतावासों पर हमला किया तो इसमें भी ईरान ने उसकी मदद की थी। ये सब बताने के बाद आते हैं 9/11 हमले पर। इस अटैक के बाद अमेरिका ने अलकायदा से लड़ने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस वक्त लादेन और उसके ग्रुप को जिन 2 देशों में पनाह मिली उनमें पाकिस्तान के अलावा ईरान भी शामिल था। यहाँ हम ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के 2 जर्नलिस्ट एड्रियन लिवाई और कैथी
स्कॉट क्लार्क की एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहेंगे। इसके मुताबिक जब अलकायदा अफगानिस्तान में घिर गया तो लादेन ने मुजाहिदीन लीडरशिप की मदद ली। इसके सहारे उसने ईरानी कुद्स फोर्स के मुखिया कासिम सुलेमानी से संपर्क किया। सुलेमानी की मदद से अलकायदा के बड़े लीडरान और अफसरों को ईरान में आश्रय मिला। यहां तक कि खुद लादेन के परिवार के कई लोगों को भी यहां पनाह दी गई। पनाह पाने वालों में अल-मसरी भी शामिल था। अमेरिका को लगता था कि ईरान ने अलकायदा के लोगों को अपने यहाँ हाउस अरेस्ट में रखा है, मगर सच्चाई ये थी कि वो ईरानी फोर्सेस की सुरक्षा में एक ओपन जेल के भीतर रखे गए थे। बाद में अलकायदा और ईरान के रिश्तों में कड़वाहट भी आई। इराक समेत कई जगहों पर इन्होंने आमने सामने की लड़ाई भी लड़ी, मगर ये कड़वाहट कभी इतनी नहीं बढ़ी कि ईरान अलकायदा के लोगों को अमेरिका के हवाले कर दे। फिर 2015 में खबर आई कि ईरान की अलकायदा से एक डील हुई। इस समझौते के बाद ईरान ने अल-मसरी समेत अलकायदा के 5 बड़े लीडरान को ओपन जेल से रिहा कर दिया गया। बताया गया कि यह रिहाई एक होस्टेज एक्सचेंज के तहत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहा होने के बाद भी अल-मसरी तेहरान में ही रहा था। अब इसी तेहरान में अल-मसरी को मार डाला गया है। अल-मसरी की मौत से अलकायदा को बिना शक काफी झटका लगेगा। आतंकी संगठनों को नुकसान पहुंचाना ये पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पेरू से है। वहां मैनुअल मेरिनो ने कार्यकारी राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 1 हफ्ते से भी कम समय के लिए इस पद पर रहे। इस्तीफा देने के पीछे वजह रही पब्लिक का दबाव। हुआ ये कि मेरिनो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसा की। इसमें 2 प्रदर्शनकारी मारे गए। इस घटना के चलते मेरिनो से इस्तीफा मांगा जाने लगा। इसी मांग को लेकर मेरिनो की कैबिनेट ने 12 मंत्रियों को भी 15 नवंबर को रिजाइन कर दिया। इसके बाद मेरिनो के पास इस्तीफा देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी सुर्खी है अमेरिका से। यहां कोरोना केस 1.25 करोड़ की संख्या पर पहुंचने वाले हैं। हर दिन औसतन 1000 लोगों की मौत हो रही है। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ट्रंप प्रशासन दिसंबर महीने में करीब 2 करोड़ अमेरिकी नागरिकों को वैक्सीन देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस वैक्सीन को आधिकारिक अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। इस मसले पर बाइडेन की टीम ने शिकायत की है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की प्लानिंग में शामिल नहीं कर रहा। उधर ट्रंप अब भी खुद को विजेता बताने में लगे हुए हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि मैं चुनाव जीता हूं। ट्विटर ने उनके इस ट्वीट को भी फ्लैग कर दिया है। तीसरी सुर्खी है ब्रिटेन से। यहां प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सेल्फ आइसोलेशन में है। वो एक कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आए थे। इस खबर के सामने आने के बाद बोरिस की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें वो एशफील्ड के सांसद ली एंडरसन के बगल में खड़े हैं। दोनों में से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। ये तस्वीर 12 नवंबर की बताई जा रही है, माने बोरिस जॉनसन के उस कोरोना पॉजिटिव इंसान के संपर्क में आने के बाद। प्रधानमंत्री होकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियम को न मानने के कारण बोरिस की काफी आलोचना हो रही है। बोरिस को पहले भी कोरोना हो चुका है। उस वक्त उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है हमारे तारीख सेक्शन की। आज है 16 नवंबर। इस तारीख का संबंध है एक ऐतिहासिक चुनाव से। वो चुनाव जब पहली बार किसी इस्लामिक देश में एक महिला को प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना गया। ये कहानी है बेनजीर भुट्टो की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के फाउंडर और पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी बेटी। जुल्फिकार 1973 से 1977 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। उनके भरोसेमंद जनरल जिया उल हक ने ही उनका तख्ता पलट किया। खुद राष्ट्रपति बन गए और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया। बेनजीर उस वक्त लंदन से पढ़ाई करके लौटी ही थी। उन्हें अगले 6 बरस नजरबंदी में गुजारने पड़े। 1984 में वो फिर से इंग्लैंड चली गई। वहीं से उन्होंने अपने पिता की पार्टी की लीडरशिप संभाली। इस वक्त पाकिस्तान में जनरल जिया की तानाशाही थी। तानाशाह भला फ्री इलेक्शन क्यों करवाता? ऐसे में बेनजीर ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। 1986 में वो पाकिस्तान लौट आई। देश में जगह जगह घूमकर सभाएं करने लगी। बेनजीर के चलाए इस मूवमेंट का मकसद था जनरल जिया पर निष्पक्ष चुनाव करवाने का दबाव बनाना। बेनजीर को जनता का भारी समर्थन भी मिल रहा था, लेकिन निष्पक्ष चुनाव की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। फिर हुआ एक हादसा। 17 अगस्त 1988 को पाकिस्तान के बहावलपुर में एक प्लेन क्रैश हुआ। इसमें 31 लोग मारे गए। मृतकों में एक नाम जनरल जिया का भी था। जिया की मौत के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन की राह बनी। आज से ठीक 32 साल पहले यानी 16 नवंबर 1988 को पाकिस्तान में चुनाव हुए।
इसमें बेनजीर के नेतृत्व वाली पीपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, मगर बहुमत नहीं मिला। काफी जोड़ तोड़ के बाद जाकर बात बनी। 2 दिसंबर 1988 को बेनजीर ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये पहली दफा था जब किसी इस्लामिक देश में कोई महिला पीएम बनी हो। बेनजीर को सेना का सपोर्ट हासिल नहीं था, इसलिए वो कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई। वो फिर से प्रधानमंत्री बनी 1993 में, मगर वो कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ। 1996 में बेनजीर को 11 साल के लिए पाकिस्तान से निर्वासित होना पड़ा। 2007 में वो फिर से पाकिस्तान लौटी, कहती थी फिर कभी पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगी, मगर फिर दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में एक रैली के बाद उनके ऊपर हमला हुआ। इस दफा बेनजीर भुट्टो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।